हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फिजिक्स का लेक्चर। फिजिक्स के इसके पहले हमने देखे थे दो चैप्टर हमने देखे थे। वो दो चैप्टर के बाद हम देखेंगे थर्ड वाला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अगर आपको फिजिक्स इस सब्जेक्ट में कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे लिखा हुआ है 7798066670। उस पे आप मुझे मैसेज करवा सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम ज्यादा वक्त जाया करते हुए हम शुरू करते हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। तो हम देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस, गैसेस इज अ पार्ट ऑफ अ मैटर। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेक्स अप अ स्पेस। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि जो चीज कुछ ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसे हम कहेंगे मैटर। तो फिर उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे हैं और हमें इसके पहले भी पता है मैटर से कौन से टाइप होते हैं। तो मैटर के टाइप्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, हमें और एक भी अभी पता है, कुछ लोगों को पता भी होगा कि प्लाज्मा। बट प्लाज्मा इट इज अ टेम्पररी टाइप ऑफ मैटर, और ये जो भी है ये टेम्पररी नहीं है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसका डिफरेंशिएट भी हम करवा लेते हैं, फटाक से करवा लेते हैं। सॉलिड यानी क्या होता है, लिक्विड यानी क्या होता है, और गैसेस यानी क्या होता है, वो हम सबसे पहले देख लेंगे। हमें एक बार यहाँ पे कहा है कि मैटर इज एन एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड टेक्स अप अ स्पेस। मास, जिसे मास है और जो क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो सॉलिड में भी मास और स्पेस आएगा, लिक्विड में भी मास और स्पेस आएगा, और गैस में भी मास और स्पेस आ जाएगा। लेकिन सॉलिड में मास और स्पेस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो उसमें होता है मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इन सभी में मॉलिक्यूल्स है, और इन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों टाइप जो है ये डिफाइन होते हैं। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर है, तो मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में वो काफी ज्यादा होता है। हमें पता भी है, एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। चलो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है उनमें काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ज्यादा होने की वजह से ये टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर, ये बहुत ही ज्यादा बाउंड होते हैं, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसी वजह से सॉलिड को एक स्पेसिफिक ऐसा शेप होता है। एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसी वजह से लिक्विड को कोई स्पेसिफिक ऐसा शेप नहीं होता है। और एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही नहीं है, उसी वजह से गैस जो है उसमें रहने मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, और गैस हमें दिखते भी नहीं है। तो ये हुआ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनके बीच में। और एक बात मैंने अभी कही थी कि प्लाज्मा ये भी एक मैटर का टाइप है, लेकिन वो कैसा है, तो वो टेम्पररी टाइप है, जिसमें टेम्परेचर काफी हाई होता है। टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, और उसी वजह से वो टेम्पररी टाइप का एक टाइप है मैटर का। तो ये रहे मैटर के टाइप्स हमने देख लिए। और स्टेट ऑफ मैटर यानी फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि किसे हम कहेंगे मैटर, तो जो भी चीज कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसे मास होता है, उसे हम मैटर इसे हम कहेंगे। उसके बाद देखेंगे गैसेस लॉ। गैस लॉस हम देखेंगे, हमने पढ़े थे गैस लॉ, हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे। केमिस्ट्री के लास्ट में 11th स्टैंडर्ड में 10th वाले चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो देखते हैं हम लोग कौन से लॉस थे जो हमने पढ़े थे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गैस के ही बारे में बात करेंगे, हम लिक्विड और सॉलिड के बारे में या प्लाज्मा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे अभी गैस लॉ। ठीक है, तो चलो सबसे पहला वाला हम लॉ देखते हैं। तो सबसे पहला वाला लॉ है बॉयल्स लॉ।
जो कि हमने देखा था। बॉयल्स लॉ क्या था वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, फिर से एक बार कहता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अ टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये हमने देखा था चार्ल्स लॉ में, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा लॉ। तीसरा लॉ जो था वो था एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या था वो हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गैस का वॉल्यूम जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अ मोल। नंबर ऑफ अ मोल, मोल के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। ये हमने देखा था एवोगैड्रो लॉ में हमने देखा था। उसके बाद हमने फोर्थ लॉ देखा था गे-ल्यूसैक्स लॉ, जो है प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अ टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गे-ल्यूसैक्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो अब ये चार लॉ हमने लास्ट ईयर में 11th स्टैंडर्ड में हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 में हमने ये देख लिए थे, ठीक है। अब इन चारों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, इन चारों को हम कंबाइन करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है वो हमें देखना है अभी, ठीक है। चलो, ये जो टॉपिक है ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करवा दिया है। अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करवा दिया है। ये चारों लॉ को अगर हम एक अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो इन चारों लॉ में सबसे पहले तो हम जाएंगे ये तीन लॉ में, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ में हम जाएंगे। उसकी एक साइड अगर देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के पहले वाली साइड अगर हम देखते हैं तो उस सभी में वॉल्यूम ऑफ अ गैस है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस है। इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर में ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में हमने एक छोटी सी कंसेप्ट देखी थी। वो कंसेप्ट यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, यानी हमें समझ में आएगा। हमने क्या देखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ऐसा हमने लिखा था, ओके। और हमने ये भी देखा था कि फोर्स, दूसरी स्टेटमेंट थी, ये पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे हमने दो स्टेटमेंट देखा था और इन दो स्टेटमेंट को अगर हम कभी कंबाइन करवा लेते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे हमने लिखा था। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को निकाल के हमने g लगाया था, ठीक है। ये वाली चीज हमने की थी लास्ट ईयर में फिजिक्स में ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर था उसमें हमने ये वाली चीजें की थी। एग्जैक्टली वैसे ही, एग्जैक्टली सेम हमें क्या करना है, ये तीनों जो लॉ है उनको कंबाइन करवा लेना है। तो चलो देखते हैं हम लोग। कंबाइन दिस ऑल लॉज, वी गेट वी दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस। वॉल्यूम ऑफ अ गैस को अगर ये हम तीनों साइड का हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to the n that means number of moles, and that means number of moles। तो एवोगैड्रो लॉ यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अ टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने टेम्परेचर भी लिख लिया, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, टेम्परेचर भी लिख लिया। अब आखिरी वाला लॉ कौन सा है हमारा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या पता है, हमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमने क्या किया, इनवर्सली प्रोपोर्शन वाला 1/P भी हमने यहाँ पे लिख लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा एक एक्सरसाइज भी करवा देता हूँ। इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी क्या, कि अगर कभी ये वाला चेंज होता है तो दूसरे साइड वाला भी चेंज होता है, उसे हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी अगर कभी वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तभी वॉल्यूम बढ़ता है, इसे हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों जो है वो सेम है। और इनवर्सली किसे कहते हैं, कि अगर
एक बढ़ रहा है तो दूसरा जो है वो कम हो रहा है, या फिर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला कम हो रहा है, इसे हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी क्या कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तब प्रेशर कम हो रहा है। ओके, और जब प्रेशर बढ़ता है तब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये जो भी होता है डायरेक्टली नहीं होता है, ये इनवर्सली होता है। इसी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं 1/p। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया कि वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रेशर, किसमें, बॉयल्स लॉ में। अगर हम ये तीनों लॉ को एक ही साथ में हम लिखते हैं तो ये हमें मिल गया। सो वी गेट V is directly proportional to the nt 1/p, ये हमें मिल गया। तो अगर पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है यानी ये कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। ओके, अगर उसको हमें न्यूमरेटर में लाना है तो हम क्या कहेंगे, उसको जो बीच वाला जो साइन होता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, उसके ये साइड में हम अगर कभी डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। हमने वही किया है यहाँ पे, 1/p को यहाँ से निकाल के हमने ये फाइनलाइज यानी ये जो बीच वाला जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके ये साइड हमने डाल दिया तो वो यहाँ पे आ गया। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT। ये हमें मिल गया कंबाइन होने के बाद। ठीक है, ये हमें मिल गया कंबाइन होने के बाद। हमने ये तीन लॉ जो है, ये तीन लॉ हमने कंबाइन किए। ये वाला लॉ इनडायरेक्टली आता है, ये वाला जो लॉ है वो इनडायरेक्टली आता है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा भी है कि P और T दिख रहा है हमें। तो ये वाला जो लॉ है ये इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें मिल भी चुका है। तो हमने इनका कॉम्बिनेशन किया तो हमें ये आ गया। ठीक है, चलो अब हमें एक और चीज पता है जो कि हमने लास्ट टाइम में भी की हुई थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम निकालते हैं तो उसकी जगह पे हमें इज इक्वल टू और कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट ईयर में 11th के ईयर में ग्रेविटेशन के जब चैप्टर था तब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के इज इक्वल टू का साइन डाल के जी यह कांस्टेंट हमने लिया था। एग्जैक्टली वैसे ही हमने यहाँ पे भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के हमने क्या किया, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन डाल दिया। ओके, इज इक्वल टू का साइन डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या कांस्टेंट लिया है, तो हमने यहाँ पे आर, यह जो है यह कांस्टेंट लिया है। तो आर क्या है, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि आर यह जो है वह आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर गैसेस के बारे में हम कभी बात करते हैं तो गैस में यूनिवर्सल कांस्टेंट आर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। इसे हम कहेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। यह हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। और जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, तो हमारी वैल्यू है उस R की जो कि कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यह हमारी वैल्यू है R की। ठीक है, यह हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बेसिक हम जान लेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट उसके बाद हम लेंगे, उसका नाम है मोल। ठीक है, मोल यह एक बार आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, यानी हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कंसेप्ट है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल और जो एमसीक्यू होते हैं वो काफी ज्यादा आते हैं। अगर हमें एक बार ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गई तो हमें कभी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारी जो एमसीक्यूज है एमसीक्यू में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये काफी बार आता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट है वो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मोल होता क्या है। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग मोल्स क्या होता है। ठीक है, तो मोल्स लिखते समय हम MOLE ऐसे लिखते हैं, MOLE मोल। ठीक है, मोल लिखते हैं और उसका यूनिट होता है मोल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आखिरी वाला ई है उसे हम निकाल देते हैं, ये हो गया उसका यूनिट। यूनिट क्या हो गया उसका, मोल। ठीक है, चलो उसका फॉर्मूला हम सबसे पहले जान लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। उसका फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मोल होता क्या है। ठीक है,
तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसके पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज हम यहाँ पे करवा लेते हैं। चलो, आप में से कोई लोग एक शॉप में गए, वहां पे आपने कहे कि मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, ठीक है। 1 डजन बनाना में कितने बनाना मिलेंगे हम लोगों को? तो 12 बनाना हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे हम लोगों को? 12 बनाना मिलेंगे, ठीक है। ये 1 डजन के लिए असाइन की हुई ये वैल्यू है 12 बनाना, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 केजी, अगर कोई गया कि हमें 1 केजी शुगर चाहिए, ऐसे किसी ने कहा, तो 1 केजी में कितनी शुगर हमें देंगे? 1000 ग्राम। कितनी देंगे हमें? 1000 ग्राम, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि मुझे 1 मीटर तक चलना है, अगर किसी ने कहा कि मुझे 1 मीटर तक चलना है, तो क्या कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर चलना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं। तो देखिए, 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, 1 केजी के लिए 1000 ग्राम, 1 डजन के लिए 12 क्वांटिटी होनी चाहिए, 12 यह क्वांटिटी होनी चाहिए। वैसे ही हम लोगों ने कहा कि 1 आवर मुझे वर्क करना है। 1 आवर आप किसी से मांगते हो, यानी कितने मिनट्स मांगते हो आप? 60 मिनट्स, ओके। एग्जैक्टली लाइक दैट, उसी तरीके से 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस, अगर कोई हम सब्सटेंस लेते हैं और जिसे हम मोल में नापते हैं, तो वो सब्सटेंस होता है एटम में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, पार्टिकल्स में। 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस यानी 1 मोल ऑफ एटम, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। 1 मोल एटम में, मॉलिक्यूल में, आयंस में, पार्टिकल्स में हम क्या करते हैं? नापते हैं। तो सब्सटेंस का ये हो गया वैल्यू, यानी क्या? जैसे कि 1 डजन, और कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने 1 डजन में 12 बनाना लिए, 12 मैंगो लिए, या फिर समथिंग कुछ भी लिया, तो ये हो गया 1 डजन इज इक्वल टू 12, ठीक है। 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया मोल, ठीक है। ये होगी मोल की वैल्यू। फॉर्मूला है हमारा मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और कंसेप्ट है हमारी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, दैट मीन्स व्हाट? सब्सटेंस यानी 1 मोल, यानी कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल इज इक्वल टू कितने? तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर हम कभी मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी क्या कि 1 मोल ऑफ आयन कितने? तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ऐसे हम क्या करेंगे? उसको हम जज करते हैं। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी है? वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंसेस। और सब्सटेंसेस यानी कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम 1 डजन जो लेने जाएंगे वो फिर बनाना होगा, या फिर वो मैंगोज होंगे, या फिर वो एप्पल होंगे, कुछ भी। वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 यह उसकी वैल्यू है, उसे हम कहेंगे मोल कहेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे हम नापते हैं यह हम देखेंगे अगले वीडियो में। हम हमारे देखेंगे नंबर ऑफ मोल क्या होता है। थैंक यू गाइस।